हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी में। देखिए अब यूनिट फर्स्ट चल रही है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की आवश्यक ध्रुव तथा दुर्बल रासायनिक बल, और ऐसे ही आपको यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और फिजिक्स भी आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चैनल पर बनी रहिए। और आपका एक काम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि जब तक व्यूज़ और सब्सक्राइब नहीं मिलेंगे मेरे को यूनिट सेकंड कराने में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात का याद रख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। यूनिट सेकंड को बहुत अच्छे से मैं आपको कराने वाला हूँ और बहुत इससे ज़्यादा अच्छा आपको मैं कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आपको कांटेक्ट मुझे करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411009110 पर। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप का कांटेक्ट नंबर है, आप यहाँ से ले सकते हैं नोट्स। ठीक है, अब स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की आणविक ध्रुव तथा दुर्बल रासायनिक बल, जो कि यूनिट फर्स्ट है, मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, इसको हम बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में। देखो हमारा चैप्टर चला था लेटेस्ट एनर्जी में, टॉपिक चला था, उसका एक लास्ट टॉपिक बच गया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन लेटेस्ट एनर्जी। ये हमारा लास्ट है, याद रखिए, ये हमारी लास्ट वीडियो, इसके बाद हमारा फाइनल चैप्टर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन लेटेस्ट एनर्जी, जो फैक्टर्स या हमारे जो तत्व हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं लेटेस्ट एनर्जी की, वो हमें सीखना है। तो किसी आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी पर निम्न कारक प्रभाव डालते हैं। तो लेटेस्ट एनर्जी के बारे में मैंने लेक्चर 12 में समझा दिया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप चेकआउट जरूर करें। ठीक है, तो इसको हल्का जूम लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट है हमारा चार्ज ऑन आयंस। जो आयंस पर चार्ज होता है हमारा, वो कैसे अफेक्ट करता है। तो आयन पर जितना अधिक चार्ज होगा उस कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी का मान उतना ही अधिक होगा। याद रखिए, आयंस पर जितना अधिक चार्ज होगा उस कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो चार्ज ऑन आयंस ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, अफेक्ट जो करते हैं उस पर। जैसे हमारे यू नोट को अगर हम मान लें और Z1 Z2 हमारा कोई चार्ज है, पोजीशन है हमारी किसी चीज़ की, तो लेटेस्ट एनर्जी यू नोट को क्या करें, अफेक्ट करेंगे। आयनिक रेडियस, अब देखो आयनिक रेडियस हम कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ आपकी टॉपिक जो स्टार्टिंग में मैंने समझा दिया था, वरना सिर्फ आपको इतना समझना है कि आयंस का आकार जितना अधिक होता है लेटेस्ट एनर्जी उतनी कम होती है। एल ई का मतलब हो गया लेटेस्ट एनर्जी, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म आपको यूज कर लूँ यहाँ पे, लेटेस्ट एनर्जी आपका यहाँ पर हो गया। ओके, तो ये टॉपिक थर्ड हमारा, सॉरी हेडिंग थर्ड है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। देखो एक चीज़ पहले आप क्रिस्टल को समझिए। जैसे मान लो मैं कोई भी तत्व ले रहा हूँ, आयरन ले रहा हूँ, ठीक है, लोहा। तो कोई भी चीज़ क्या छोटे छोटे क्रिस्टल या पार्टिकल से बनकर बनी होती है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनकर बनी होती है, ये नॉर्मल सी बात है। अगर मैं कोई भी अगर पेन ले लूँ तो पेन भी छोटे 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 अणु से बनकर बनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। तो वही चीज़ है हमारा। तो जो हम एटम ले रहे हैं, तो एटम का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसकी हमें लेटेस्ट एनर्जी पर क्या प्रभाव मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसके लिए मेडलग स्थिरांक, देखो मेडलग स्थिरांक ये आपकी एक क्वांटिटी होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना वैल्यू, जैसे आपकी लगाते हैं प्लांक नियतांक, तो ऐसे हमारे क्या, तो मेडलग स्थिरांक होता है जिसका मान क्या तो कम होता है, उसकी एनर्जी भी कम होता है। ठीक है, इसका आगे मैं लिखवा दूंगा उसका मान कितना होता है। एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, तो लेटेस्ट एनर्जी एप्लीकेशन, ये जो टॉपिक है ना, ये आपको वेरी शॉर्ट में बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट के जितने क्वेश्चंस बनते हैं ना, वहीं से बनते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड समझाइए, इसमें लेटेस्ट एनर्जी में समझाइए। तो स्टेबल मीन्स है किस कंपाउंड कितना स्टेबल है। जैसे वाटर है, ठीक है, जैसे मैं वाटर लेता हूँ, ठीक है, अगर वाटर में मैं चीनी डालूँ, तो इससे मैं अगर चीनी को घुलने में 20-30 मिनट लग रहे हैं, मान लो 5 मिनट लग रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ चीनी कितनी स्टेबल है। तो उसका हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं चीनी की, कि हमारी चीनी कितनी देर में घुली पानी में, तो वहाँ से हम स्टेबिलिटी चेक हो गई। तो ऐसे हम इसमें पदार्थ की स्टेबिलिटी चेंज करेंगे। तो किसी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी चालक ऊर्जा के मान पर निर्भर करता है, तथा चालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा वह आयनिक कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। याद रखिए, ये पॉइंट आपको ऐसे याद रखना है, आयनिक कंपाउंड उतना ही अधिक होगा। क्या होगा, जितना अधिक मान होगा किसका, स्टेबिलिटी, अगर जिसका चालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा उतना ही में स्टेबल होगा कंपाउंड। ठीक है, तीसरा एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई पदार्थ कितने टेम्परेचर गलेगा और कोई पॉइंट कितने टेम्परेचर वेपोराइज होगा, मतलब भाप में परिवर्तित होगा। तो किसी आयनिक कंपाउंड के लेटेस्ट एनर्जी का मान जितना अधिक होता है, उस कंपाउंड की एमपी तो बी की उतना ही मान अधिक होता है। याद रखिए, सबको याद इतना रखना है कि किस में घट रहा है किस में बढ़ रहा है। अब मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आपने पढ़ा कि एमपी बी के मान उतने क्या होंगे, अधिक होंगे। तो इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए अपने, जब नोट्स बना रहे हो आप, तो नोट्स में थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, और आपको एक कमेंट और भी करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूँ, चाहते हैं कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ चैप्टर से, यूनिट फर्स्ट से, आपका टेस्ट लूँ एक,
टेस्ट आपको अपने अनुसार देना होगा, क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ नहीं कि आपको चेक करूँगा कितना लिख रहे हैं। तो टेस्ट बना कर आपको व्हाट्सएप पे आप सबमिट कर सकते हैं, मुझे आपको चेक करके दे दूँगा आपको कितने नंबर वहाँ पे किए। तो ये जब चाहते हैं तो मैं टेस्ट बना के दूँ आपको, तो जिसके आपको कमेंट सेक्शन में जाके बोलना है यहाँ से टेस्ट लीजिए, तो मैं आपका वहाँ पे करा दूँगा। अब नेक्स्ट हमारा बना है वॉर्न हैवर साइकिल। इससे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और इसकी विधि कभी कभी शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आपकी आ जाती है। ठीक है, तो वॉर्न हैवर साइकिल जो, आप इसको बड़ी प्यार से मैंने लिखा है 2 मेथड में, और मैं थोड़ा लैंग्वेज ज़्यादा लिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप 100% मेरी लैंग्वेज को तैयार कर रहे हो तो इट मीन्स आप 80% तो करके ही आएंगे, उसमें से कुछ तो आपको याद रहेगा, 60 तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप 60% लिख रहे हो ना मेरी लैंग्वेज का, तो बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो वॉर्न हैवर साइकिल को समझते हैं। तो केमिकल बॉन्ड के निर्माण में निकाय की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। अब देखो समझते हैं केमिकल बॉन्ड के निर्माण में। देखो मान लो कोई भी रिएक्शन है, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, मान लो Na से Na+Cl से आपका NaCl बनता है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी स्थितिज ऊर्जा है उसका क्या होगा? हानि हुई होगी। अब एक चीज़ तो आपने पढ़ी है कि ऊर्जा का ना विनाश किया जाता है ना नष्ट किया सकता है, हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में परिवर्तित कर देते हैं। अब जो स्थितिज ऊर्जा हमारी गई कहाँ? वो हमारी क्या होगी? कैलोरी में परिवर्तित हो गई, किलो कैलोरी उसमें हमें परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो वही चीज़ में वॉर्न हैवर साइकिल में खरीदेंगे सीखेंगे। साइकिल से मतलब हमारा क्या हो गया? साइक्लिजाइजेशन का मतलब क्या होगा कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। तो हमारा साइकिल से मतलब हो गया। तो केमिकल बॉन्ड के निर्माण निकाय की स्थिति ऊर्जा में कमी होती है। किसी आयनिक कंपाउंड का निर्माण पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की संयोजन से होता है। मान लो कोई भी रिएक्शन आप देख लीजिए, बिना पॉजिटिव बिना नेगेटिव आयन की नहीं बन सकती। तो जब तक आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं मिलेंगे बैटरी के, तब आपके क्या है? बल्ब जलेगा नहीं। तो ऐसे समझिए जब तक हमारे पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन नहीं बनेगी तब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन के संयोजन से कारण होता है। आयनिक कंपाउंड के निर्माण को स्पष्ट करने के लिए बॉर्न हैवर ने 1919 में, तो देखो ये चीज़ होती है ना, आपको हाईलाइट रखनी है पेपर में। रेड पेन से नहीं लिखनी है, रेड पेन से बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करनी है, आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करनी है। बॉर्न हैवर ने 1919 में एक थर्मोकेमिकल या ऊष्मा रासायनिक जो साइकिल था प्रस्तुत किया, जिससे इसके नाम के आधार पर बॉर्न हैवर साइकिल कहा गया। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि मैंने स्पीड से लिखा है, क्योंकि आप यूनिट सेकंड भी करानी है। तो बॉर्न हैवर साइकिल की सहायता से किसी आयनिक कंपाउंड की जालक ऊर्जा को ज्ञात किया सकता है। ठीक है, तथा इस साइकिल की सहायता से आयनिक कंपाउंड NaCl का निर्माण निम्न प्रकार किया जा सकता है। अब देखो यहाँ से आपको एक सेकंड क्वेश्चन भी बन सकता है कि NaCl का निर्माण की विधि आपको दिखानी है बॉर्न हैवर साइकिल से। लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली आपको NaCl की पूछी गई, तो मैंने NaCl की आपकी करा दी। आपकी कोई सी यूनिवर्सिटी है, सब में आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सहायता से किसी आयनिक कंपाउंड जालक ऊर्जा ज्ञात किया सकता है। इस साइकिल की सहायता से आयनिक कंपाउंड NaCl का निर्माण निम्न प्रकार किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे समझिए बात के लिए, मैंने क्या किया? Na को सॉलिड फॉर्म में लिया, प्लस एस हमने सॉलिड फॉर्म को चेंज करके Na से गैस स्टेट में ले आए। फिर हमने क्या इसकी एनर्जी बढ़ाकर Na पॉजिटिव गैस स्टेट में ले आए। दोबारा फिर इसको हम क्लोरीन से इसको ऐड कर दिया, गैस स्टेट में क्लोरीन से ऐड कर दिया। हमने क्या लेटेस्ट एनर्जी हमारी इसमें लगाई, तो हमें NaCl प्राप्त हो गया। ठीक है, ये तो हमारी एक साइकिल फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म क्या करें, हम Na को ले सॉलिड फॉर्म में, प्लस हाफ Cl2 गैसीय फॉर्म में स्टेट कर दें, और माइनस डेल्टा HF जो एनर्जी होती है हमारी, इससे पहले आपको बताई थी सॉल्वेशन एनर्जी, अगर वो उसको हम निकाल दें तो हमारा NaCl फाउंड होता है। तीसरी प्रोसेस देखेंगे हम, अगर हम हाफ Cl2 से प्लस हाफ O2 जो एनर्जी हाफ D2 का बताऊंगा आपको D2 क्या होता है आगे। हाफ D2 Cl गैसीय स्टेट में लगा दें और इसे हम एनर्जी निकाल दें, तब हमें क्या Cl प्राप्त होता है। तो हमें एक साइक्लिक फॉर्म में, ये हमने साइक्लिक फॉर्म में शो करना है, जिसको आप देख सकते हैं, बस को बना सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। NaCl का निर्माण 2 विधियों द्वारा किया जा सकता है। 2 विधि कौन कौन सी आती है? फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड क्या है? ये विधि 5 पदों में पूर्ण होती है। फर्स्ट मेथड जो है ये आपका काफ़ी बार पूछा गया है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आपको लिख के आना है सेकंड मेथड, क्योंकि वो आपका शॉर्ट है, याद रखिए। तो ये विधि 5 पदों में पूर्ण होती है। स्टेप फर्स्ट समझेंगे, धात्विक Na का Na में परिवर्तन। देखो कोई भी चीज़ है पहले धातु फॉर्म में फाइंड होती है, तो उसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल Na फॉर्म में क्या लेंगे, गैसीय स्टेट में लेके आएंगे। तो जब 1 मोल, अब देखो यहाँ पे आप 1 मोल का मतलब समझिए, जो आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या आपकी केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो उनको किस में तोलते हैं? मोल्स में तोलते हैं। किस में? मोल्स में। तो जब 1 मोल धात्विक Na को Na गैस Na में परिवर्तित करते हैं तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊर्ध्वपतन ऊर्जा कहते हैं। अब ये आपकी ऊर्ध्वपतन ऊर्जा की परिभाषा हो गई। यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 मोल एलिमेंट को या एटम को यहाँ पर आपको ये सब हटा देना है। अगर आपको पूछे ऊर्ध्वपतन ऊर्जा क्या होती है तो इसकी ये हटा के आपको सीधा परिवर्तित करते हैं, तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊर्ध्वपतन ऊर्जा कहते हैं।
जैसे एन हमने किस में लिया, सॉलिड स्टेट में लिया, प्लस एस हमने क्या दी इसमें एनर्जी, और एन हमें गैस स्टेट प्राप्त होगी, और एस हमारा क्या सॉल्वेशन एनर्जी, सॉरी सब्लिमेशन एनर्जी है। ठीक है, कौन सी ऊर्ध्वपतन ऊर्जा, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। स्टेप सेकंड हमारा गैस एन को एन प्लस में, इसका मतलब है कि गैसी स्टेट से हमें आयन में लेके आना है, गैसी स्टेट से आयन में कन्वर्ट करना है हमें। पहले हमने सॉलिड से गैस में किया था, अब गैस से किस में कर आयन में कर रहे हैं, Na के लिए, सोडियम के लिए। तो जब एक मोल गैस की Na को Na पॉजिटिव Na आयन में परिवर्तित किया जाता है तो जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ से आयनन ऊर्जा की परिभाषा आपको मिल गई। तो Na गैस स्टेट को हमने क्या किया, हमने एनर्जी दी जिसका नाम होता है आयन एनर्जी, जिसका मान होता है 118 किलो कैलोरी। ठीक है, इसका मान होता है 118 किलो कैलोरी। और हमने जो एनर्जी दी Na प्लस आयन है तो हमें किस में कन्वर्ट होगी, आयन में प्राप्त हो गया, और प्लस इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड हो गए, क्योंकि किस में, इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन में। ओके, आगे चलते हैं। अब Na तो हमारा आ गया गैसीय आयनिक फॉर्म में। अब गैसीय Cl2 अणु का गैसीय Cl परमाणु में वियोजन। अब हमें गैसीय Cl2 अणु का गैसीय अब देखिए Cl2 अणु का गैसीय Cl परमाणु में वियोजन। ठीक है, तो जब एक मोल गैसीय Cl2 मॉलिक्यूल में गैसीय Cl एटम में वियोजित करते हैं, ओके, तो Cl2 मॉलिक्यूल में गैसीय Cl एटम वियोजित करते हैं तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसे वियोजन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो हाफ Cl2 प्लस हाफ D, और हाफ D को बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। जो हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वही डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। तो हमने क्या, हमें Cl गैस स्टेट में फाइंड हो गया। ओके, अब स्टेप 4 हमारा गैसीय Cl एटम का Cl आयन में, किसमें, आयन में परिवर्तित करते हैं। तो जब एक मोल गैसीय Cl परमाणु को Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित करते हैं तो एनर्जी उत्सर्जित होती है, इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो हमें 3-4 परिभाषा मिलेंगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयन ऊर्जा। ठीक है, तो ये भी आपकी सभी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए क्योंकि ये भी कभी आपकी पूछी जा सकती है। तो आपका पूरा जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं आपका अच्छे से कराऊंगा ना, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, स्टेप 5 हमारा Na सोडियम प्लस NCl माइनस का संयोजन, ये हमारा मेन स्टेप है, स्टेप 5 जो हमारा। तो जब एक मोल Cl नेगेटिव आयन को संयुक्त करते हैं तो एक मोल आयनिक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने जो आयन फाइंड किया था आयन में Na प्लस और प्लस Cl माइनस गैसीय स्टेट में हमने NaCl प्लस E नोट जो हमारी है एनर्जी फाइंड हुई किसको, लैटिस में। ठीक है, ओके, तो हमें NaCl जो हमारा मेन काम था बनाना बन गया। अब आगे देखते हैं जो कि हमारा सेकंड मेथड होगा। सेकंड मेथड समझिए, तो ये मेथड एक ही पद में पूरी हो जाती है। ये अगर आपको पूछ रहा है NaCl के निर्माण में तो आपको सेकंड मेथड फुटअप करके आना है। इस मेथड में धातु के Na और गैसीय Cl अणु को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो आयनिक कंपाउंड NaCl का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे संभवन ऊर्जा, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो Na किसमें, सॉलिड फॉर्म में, प्लस हाफ Cl2 गैसीय फॉर्म में, तो NaCl में सोडियम फॉर्म बन गया, प्लस डेल्टा HF में क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन इसको हम बोलते हैं, फाइंड हुई, जिसका मान होता है 98.3 किलो कैलोरी। ये हमारी एनर्जी होती है, कैलोरी कितने, जैसे हम बोलते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं, कितनी कैलोरी ये कर रहे हैं, तो वही चीज़ हमारी होती है। अगर हम खाना खाते हैं उससे कैलोरी में मिलती है, तो रिएक्शन कर रहे हैं तो नॉर्मल से उससे हमें कैलोरीज मिलेंगी। तो हैस के ऊष्मा संकलन नियम के अनुसार, किसके, हैस के, ये एक नियम है, आपको एक वैज्ञानिक का नाम है, इनका एक नियम है हैस की ऊष्मा संकलन नियम के अनुसार कोई रिएक्शन एक पद में कराई जाए, कई पदों में कराई जाए, ऊष्मा के परिवर्तन सदैव समान रहता है। इनका मतलब है कि माइनस डेल्टा HF बराबर प्लस एस, हमने क्या एनर्जी तो मैंने स्टार्टिंग में ली थी, प्लस ये भी हमारी एनर्जी है, प्लस हाफ D हमने डिसोसिएशन एनर्जी थी, ये आपकी एनर्जी, माइनस E नोट हमने जो लैटिस एनर्जी पढ़ी थी। सभी एनर्जी हमारी इसमें क्या संकल्प रहती हैं। ठीक है, ओके, तो हैस जो पूरा था आपका सेकेंड मेथड कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, और ये आपका चैप्टर समाप्ति की ओर है कि एप्लीकेशन ऑफ वॉन हैवर साइकिल। ठीक है, तो इसकी हमें एप्लीकेशंस पढ़नी है। तो विभिन्न ऊर्जा के मानों की गणना, विभिन्न ऊर्जा के मानों की गणना कैसे करते हैं। तो वॉन हैवर साइकिल में यदि किसी प्रोसेस में ऊर्जा परिवर्तन का मान ज्ञात है तो अज्ञात मान को इस साइकिल की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। मान लो हमने पूरी रिएक्शन पढ़ी, उसमें ऐसी कोई वैल्यूज है हमें नहीं पता है, तो वहाँ से हम किसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, तो डेल्टा HF का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी। कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी,
तो वॉन हेवर साइकिल में विभिन्न ऊर्जाओं के मान ज्ञात होने पर आयनिक कंपाउंड के मान की गणना की जा सकती है। तो जो हमारा वॉन हेवर साइकिल था वही यही था कि कोई भी रिएक्शन हम इसको काफ़ी ज़्यादा पदों में कर सकते हैं और साइक्लिक फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर आपका एंड हो गया। ये मेरे को बनाना नहीं आया, ये आपकी हैप्पी पोजीशन आई। ओके, अब आप चाहें तो टेस्ट ले सकते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आपको कर देना है। ठीक है, और शेयर भी आपको करना है, क्योंकि जब तक प्लीज़ सब्सक्राइबर और शेयर सब वीडियोज़ नहीं मिलेंगे तब तक आपको यूनिट सेकंड कराने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, और वो भी आपको बहुत अच्छे से मैं कराऊंगा, इससे भी अच्छे तरीके से। ठीक है, 4 नोट्स आपको नंबर मैंने स्टार्टिंग बता दिया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।